Everyone, welcome back again. We are continuing our chapter डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अभी तक हमने बात करी डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स के बारे में जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट फॉर्म करते हैं। आज हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमारी मेन ग्लैंड कौन कौन सी होती है? लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, ठीक है, और हमारी क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लीवर से। ठीक है, तो लीवर जो है वो कहाँ से डेवलप होता है? वो कौन सी जर्म लेयर से डेवलप होता है? एंडोडर्म से। देखो, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बात करी है कि गैस्ट्रुलेशन एक पीरियड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जहाँ पे हमारी न्यूरुलेशन होती है, मतलब हमारी जो है नर्व कोड डेवलप होती है, फिर हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है और उसी टाइम पे हमारी जर्म लेयर बनती हैं। जर्म लेयर बनती है और 3 जर्म लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली होती है और मेसोडर्म जो हमारी बीच वाली होती है और एंडोडर्म जो अंदर वाली होती है। तो जो एंडोडर्म होती है वो लेयर क्या बनाती है? लीवर की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब जो वेट होता है लीवर का वो कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg इसका वेट होता है। और जो लीवर है वो हमारे एब्डोमिनल जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके राइट साइड में पाया जाता है। हमारे राइट साइड में क्या होता है? लीवर होता है और ये डायफ्रागम से नीचे होता है। डायफ्रागम किस में हेल्प करता है? इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं या सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है। और जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर में 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, एक राइट लोब होती है और एक लेफ्ट लोब होती है। जो राइट लोब होती है वो लीवर का 5th 6th पार्ट फॉर्म करती है और जो लेफ्ट लोब होती है वो स्मॉलर लोब होती है, वो 1/6 पार्ट फॉर्म करती है लीवर का। ठीक है, जो हमारी राइट लोब होती है वो 5th 6th पार्ट फॉर्म करती है, जो कि हायर पार्ट है, मतलब लार्जर पार्ट है। और लेफ्ट लोब जो होती है वो स्मॉलर होती है, वो 1/6 पार्ट फॉर्म करती है हमारे लीवर का। अब जो राइट और लेफ्ट लोब है वो एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट की जाती है। किसके थ्रू सेपरेट की जाती है? फेल्सीफोम लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू? फेल्सीफोम लिगामेंट के थ्रू ये सेपरेट की जाती हैं। अब ये फेल्सीफोम लिगामेंट है क्या? ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये फोल्ड होता है पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम इज़ अ लाइनिंग। ठीक है, अंदर की साइड में जो लाइनिंग होती है उसको पेरिटोनियम बोला गया है। और जो ये पेरिटोनियम है इसके फोल्ड से बनता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट करने में रोल प्ले करता है। लीवर जो है उसका मेजर रोल क्या होता है कि वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। और जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है उसमें ये वो क्या करती है? पास करती है इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट से, जिसके थ्रू वो पेनक्रिएटिक डक्ट में ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती हैं जो क्या करती हैं? हेपेटिक वर्ड किसके लिए आया? लीवर के लिए आया। तो हेपेटिक डक्ट है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, 2 साइड में 2 हेपेटिक डक्ट हैं जो ड्रेन करती है, मतलब बाइल को लेती हैं लीवर से। ठीक है, कहाँ से लेंगी? अब जो राइट है वो राइट लोब से लेगी और जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है वो लेफ्ट हमारी हेपेटिक लोब मतलब कि लीवर की लोब से लेगी। ठीक है, तो वो उससे क्या करेंगी? हमारा बाइल जूस ड्रेन करेंगे, ड्रेन आउट करेंगी। हमने स्टडी किया कि जो हमारा लीवर है, लीवर के अंदर 2 लोब होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो वहाँ से बाइल जूस को ड्रेन आउट करने के लिए राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है। ठीक है, और दोनों ही जॉइन होकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब जो हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो लीवर से क्या करेंगी? ड्रेन आउट करेंगी। किसको? बाइल जूस को। अब वो कहाँ पे स्टोर करेंगे? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज होता है। क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज होता है बाइल जूस का, क्योंकि बाद में तो उसको क्या करना है? इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होना है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का टेम्परेरी स्टोरेज किसका करता है? बाइल जूस का करता है। गोल ब्लैडर क्या है? एक थिन मस्कुलर सैक है। सैक क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का इसका क्या होगा? शेप होगी। तो ये ऐसा किसकी शेप होती है? बैग की शेप होती है, एक पाउच की शेप होती है। तो ये मस्कुलर है, मसल से मिलके बना हुआ है और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो राइट लोब के नीचे है।
ठीक है। और ये ड्रेन किसके थ्रू किया जाता है? सिस्टिक डक्ट के थ्रू। सिस्टिक डक्ट जो किससे कनेक्ट होती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट से, ताकि वो कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म कर सकें, ठीक है। सिस्टिक डक्ट से ये कनेक्ट होता है, ड्रेन होता है, जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट से के साथ कनेक्टेड है। और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या बनाती है? सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जिसको डक्टर कोलिडोयस भी बोला जाता है। कोलिडोयस, डक्टस कोलिडोयस भी बोला जाता है साइंस की टर्म में या साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब देखो ये डायग्राम है हमारे पास लीवर का, गोल ब्लेडर का, पैनक्रियाज का। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये क्या है? पैनक्रियाज है। ये क्या है? पैनक्रियाज है। और इसके बीच में जो पिंकिश कलर में मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है? पैनक्रेटिक डक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है? गोल ब्लैडर है। ये क्या है? गोल ब्लैडर है। इसमें ये सिस्टिक डक्ट है, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। अब राइट हेपेटिक डक्ट राइट लोब से लेगी लीवर की किसको? बाइल जूस को। और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लेफ्ट पार्ट से लेगी। और दोनों कहाँ पे ओपन होंगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट में ओपन होंगी। दोनों कहाँ पे ओपन होंगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट में ओपन होंगी। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके हमारी कॉमन बाइल डक्ट बना देगी। ये रही कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। क्लियर है ये? अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा। ये हमने स्टडी किया कि गोल ब्लैडर में हमारा बाइल जूस क्या होता है? स्टोर होता है और लीवर उसको बनाता है। और कहाँ से वो पास ऑन होता है? कौन कौन सी डक्ट हैं, ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करते हैं हेपेटिक लोब्यूल के बारे में। हेपेटिक लोब्यूल मतलब लीवर का लोब्यूल, ठीक है। तो लीवर की जो लोब्यूल्स हैं, राइट और लेफ्ट लोब्यूल हैं, वो क्या होती हैं? वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लीवर की, ठीक है। वो स्ट्रक्चर भी बनाती हैं और फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं लीवर का, इसलिए उसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोला गया है। ये जो डायग्राम है ये हेपेटिक लोब्यूल का डायग्राम है। हेपेटिक लोबर मतलब लीवर के लोब्यूल्स, ठीक है। 2 लोब्यूल्स होते हैं तो उनमें से ये एक लोब्यूल का डायग्राम है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो पहले हम थ्योरेटिकल रीजन स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम जब डायग्राम में को स्टडी करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हेपेटिक लोब्यूल है उसके ऊपर एक लाइनिंग होगी। कोई भी हमारी बॉडी में कवरिंग, कोई भी हमारी बॉडी में ऑर्गन होगा तो उसके अंदर से ऐसे लाइनिंग कर रखी होगी, ठीक है। ऐसे लाइनिंग हो रही होगी, ऐसा होगा तो ऐसे अंदर एक लाइनिंग बन रही होगी, ऊपर लाइनिंग बन रही होगी, कवरिंग बन रही होगी। इसी तरह जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, हेपेटिक वर्ड किसके लिए आया? लीवर के लिए। लीवर का जो लोब्यूल है उसकी लाइनिंग हो रखी होती है ग्लिनसन्स कैप्सूल के थ्रू। किसके थ्रू? ग्लिनसन्स कैप्सूल के थ्रू। अब ग्लिनसन्स कैप्सूल क्या है? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मिलके बना हुआ है, ठीक है। किसका बना हुआ है? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अब साइनोसॉइड क्या होते हैं? गैप, साइनस स्पेस होता है। देखो ये हमारे पास ये जो स्पेस है इसको साइनोसॉइड बोलते हैं। ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? साइनोसॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। इसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर जो सेल्स होंगे उसको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि ब्लड सेल्स की कवरिंग एंडोथेलियल कवरिंग होती है। ब्लड वेसल्स की भी एंडोथेलियल कवरिंग होती है। तो एंडोथेलियल सेल्स मतलब ब्लड सेल्स, क्योंकि जो साइनोसॉइड्स है वो स्पेस होता है, लूमेन होता है या कैविटी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड फ्लो करता है। तो इस ब्लड में कौन सी सेल्स होंगी? एंडोथेलियल सेल्स। पर एक एक्स्ट्रा स्पेशलाइज्ड सेल्स या एक सिर्फ इसी में जो प्रेजेंट है, लीवर में ही प्रेजेंट है, वो क्या है? कुफर्स सेल्स। ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं। ये कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करती है? फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। फेगोसाइटिक का मतलब होता है सेल ईटिंग। और सेल, कौन सी सेल को ये ईट करेगा? जो भी हमारी बॉडी में डेड सेल्स होंगी या फिर कोई इन्फेक्टेड सेल्स होगी या फिर फॉरेन बॉडीज होगी जैसे बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। अब लीवर की सबसे जो इम्पोर्टेंट सेल्स होती हैं वो हेपेटोसाइट्स होती हैं। मतलब लीवर के अंदर की सेल्स को हेपेटोसाइट्स नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ये हमारी किसकी होती है? बोन की होती है। उसी तरह हेपेटोसाइट्स जो सेल होती हैं वो लीवर के अंदर पाई जाती हैं। अब ये बाइल सिक्रेट करती हैं। बाइल कहाँ पे जाता है? कैनालिकुली में जाता है। कैनालिकुली से बाइल कहाँ पे जाता है? हेपेटिक डक्ट में जाता है, ठीक है। हेपेटोसाइट्स क्या है? सेल्स हैं, लीवर की सेल्स जो बाइल सिक्रेट करती हैं। बाइल कैनालिकुली में जाता है, फिर बाइल वहाँ से कहाँ पे जाता है? हेपेटिक डक्ट में जाता है। हमने देख ली हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट भी देखी हमने।
फिर यहाँ पे एक पोर्टल ट्रायड होता है। ट्रायड मतलब तीन का पार्ट, थ्री चीज़ें जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तीन हमारी सिस्टम जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको ट्रायड बोला जाता है। तो पोर्टल सिस्टम किसके लिए होता है? फ्लो के लिए, ब्लड फ्लो हो जहाँ पे उसको पोर्टल सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वीन होती है और हेपेटिक आर्टरी भी प्रेजेंट होती है और हेपेटिक डक्ट की ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है, तीनों कनेक्टेड होती हैं। हेपेटिक पोर्टल वीन, हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक डक्ट, इन तीनों की ब्रांचेस कनेक्टेड होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायड। और पोर्टल ट्रायड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ब्लड भी फ्लो कर रहा है और हेपेटिक डक्ट से बाइल फ्लो कर रहा है, तो कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो पोर्टल ट्रायड में क्या क्या आता है कि हमारा जो लोब्यूल है वो एक पोर्टल ट्रायड कंसिस्ट करता है, जिसमें पोर्टल वेन कनेक्टेड होती है, पोर्टल हेपेटिक आर्टरी कनेक्टेड होती है और हेपेटिक डक्ट कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे देखा डायग्राम में, देखो हमने डायग्राम में क्या देखा, ये हेपेटिक वेन है, ये क्या है? हेपेटिक वेन की ब्रांच है। और यहाँ पे क्या है हमारी? यहाँ पे साइनोसॉइड है, ये हमारा साइनोसॉइड है जहाँ पे हमारी क्या होंगी? कुफर सेल्स होंगी, जो मैक्रोफेज बोल दो या फिर फैगोसिटिक बोल दो, कि वो सेल ईटिंग करेंगी। अब यहाँ पे ब्लड फ्लो होगा, इसके साइड पे जो बाउंड्री है, इसकी साइड पे जो बाउंड्री है वो कुफर सेल्स को कंसिस्ट कर रही हैं। इसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हेपेटिक पोर्टल वीन्स प्रेजेंट है, ये वीन्स हैं। यहाँ पे क्या थी? हेपेटिक पोर्टल वीन्स हैं ये। अब इसके ऊपर क्या है? हमारी हेपेटोसाइट्स हैं, ये हेपेटोसाइट्स हैं, ये बाइल को रिलीज़ करती हैं। किसको रिलीज़ करती हैं? बाइल को रिलीज़ करती हैं। और इसके नीचे क्या है? एंडोथेलियल सेल्स हैं। देखो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? हेपेटोसाइट्स हैं, सबसे ऊपर हेपेटोसाइट्स हैं, उसके नीचे क्या है? एंडोथेलियल सेल्स हैं। एंडोथेलियल सेल्स मतलब ब्लड की सेल्स। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास क्या है? हेपेटिक पोर्टल वीन है, हेपेटिक पोर्टल वीन है। उसके नीचे हमारे पास ये क्या है? क्यूफर सेल्स, और यहाँ पे साइनोसॉइड्स है, मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये स्पेस क्या बोला जाता है? बाइल कैनालिक्यूली बोला जाता है। ठीक है, बाइल कैनालिक्यूली। तो हेपेटोसाइट अपने बाइल को कहाँ पे रिलीज करेंगी? बाइल कैनालिक्यूली में। बाइल कैनालिक्यूली से हमारा हेपेटिक पोर्टल वीन में जाएगा। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वीन में जाएगा, यहाँ से होते हुए फिर हमारा कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, क्या? हमारा बाइल जूस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि जो हेपेटिक साइनोसॉइड्स हैं, जो स्पेस है वो ओपन होता है सेंट्रल वेन में, जिसको हम इंट्रालोबुलर वेन भी बोलते हैं और सेंट्रल वेन भी बोलते हैं। वो कंबाइन होके हेपेटिक वेन बनाती है। देखो ये यहाँ पे हमारी ये कॉमन वेन है, ये कॉमन हेपेटिक वेन है, ये कॉमन हेपेटिक वेन बनाती है। अब वो हेपेटिक वेन किस में ओपन होती है? इन्फीरियर वेना केवा में। इन्फीरियर वेना केवा क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे पहुंचाती है? हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट तक पहुंचाती है, उसमें ओपन होती है हमारी हेपेटिक वेन। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं। लीवर का क्या फंक्शन होता है? लीवर बाइल जूस को सिक्रेट भी करता है और उसको सिंथेसाइज भी करता है, मतलब बनाता भी है, उसका सिक्रेशन भी करता है, ताकि वो बाल जो हमारा बोल ग्लैडर है उसमें क्या हो, उसके स्टोर हो उसके। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। देखो मेटाबॉलिज्म वर्ड में दो वर्ड छिपे होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन किसका होगा? जब कोई भी फूड, जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी पॉलीसेकेराइड है, कोई भी पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी यूनिट हैं कार्बोहाइड्रेट की जो अटैच हो रही हैं, वो टूट जाएंगी, वो टूट के ग्लूकोज में बन गई, तो ये है कैटाबॉलिज्म। अब ग्लूकोज का यूज़ हुआ किसी प्रोटीन को मॉडिफाई करने में, मतलब प्रोटीन भी है प्लस उसके साथ हमें ग्लूकोज को बाइंड करना है, तो वो मेरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, या तो मेरी सेल मेम्ब्रेन के लिए या फिर मेरे कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, तो वो उसमें फॉर्मेशन कर रही हूँ, तो वो तो एनाबॉलिज्म में आ जाएगा, और ये डाइजेशन की प्रोसेस में आ जाएगा, ये कैटाबॉलिज्म में आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस आती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मतलब पहले कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स यूनिट को सिंपलर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सिंपलर से हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे
कौन कौन सी प्रोसेस है जो लीवर के अंदर होती हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होना ग्लाइकोजन में, क्योंकि ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है। तो जब मैं स्टोर कर रही हूँ तब मैं क्या करूँगी, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करूँगी, तो ग्लाइकोजेनेसिस होगा। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब मैं फास्टिंग कर रही हूँ, स्टार्व कर रही हूँ, तब मेरी बॉडी में जो स्टोर है ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। फिर होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? मैंने बहुत एक्सट्रीम फास्टिंग कर ली है ना, एक्सट्रीम स्टारवेशन कर ली, उस टाइम पे मेरी बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं या ग्लाइकोजन बचा ही नहीं, मेरा सारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, कोई ग्लाइकोजन नहीं बचा। उस टाइम में मेरी बॉडी में जो भी अमाइनो एसिड या फैटी एसिड है वो कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में, ताकि मेरी बॉडी उससे एनर्जी बना सके और यूटिलाइज कर सके। ठीक है। फिर ये आती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूको थी, ये ग्लाइको है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है? मसल्स में बनता है। मसल्स में बनता है जब डीऑक्सीजेनिक हमारा ब्रेकडाउन होता है, डीऑक्सीजेनिक ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तब बनता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये सारी प्रोसेस किस में आती है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आती है, जो लीवर के अंदर होती है। फिर लीवर का दूसरा काम क्या होता है? फैट स्टोरेज का। डीएमिनेशन करता है अमाइनो एसिड का। डीएमिनेशन मतलब अमाइनो एसिड से अमोनिया बनाता है, और अमोनिया से ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू वो क्या बनाता है? यूरिया बनाता है, और यूरिया क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है। ब्लड की प्योरिफिकेशन करता है, जैसे कफर सेल्स क्या करती हैं? मैक्रोफेज की तरह एक्ट करती हैं, फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। जो भी डेड सेल्स होंगी, इन्फेक्टेड सेल्स होंगी, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी होगी, उसको ईट करेंगी, इनगल्फ करेंगी। प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, जो ब्लड क्लोट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर सेकेंड, हमारा 7th 9th 10th, ये सब फॉर्म किए जाते हैं लीवर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे जो है लीवर सिंथेसाइज करता है। प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, फिब्रिनोजन बनाता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर सेकेंड और 7th 9th 10th, ये सब कहाँ पे फॉर्म होते हैं? लीवर के अंदर फॉर्म होते हैं। हेपरिन की सिंथेसिस भी करता है हमारा कौन? ब्लड, जो कि एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी कोएगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म करने दे जो केमिकल। ठीक है। विटामिन ए की सिंथेसिस करता है। जो बीटा कैरोटीन है, जैसे हमने कैरेट खाई, ठीक है, उसमें क्या है? बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन जो है स्पिनच में है, तो ये सब उसको लीवर क्या करता है? विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी रोड्स की फॉर्मेशन करेगा आइज़ के अंदर। ठीक है। रोडोप्सिन प्रोटीन बनाएगा, और हम लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर पाएंगे और ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे। लीवर स्टोर भी करता है। क्या स्टोर करता है? विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12। ठीक है। जो भी हमारे फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उसको ये स्टोर करता है। विटामिन ए को, डी को, के को और B12 को। लीवर स्टोर करता है आयरन को, कॉपर को, जिंक को, कोबाल्ट को और मोलिबेडनम को। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी की, और हेमोपोइसिस करता है। हेमोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल की फॉर्मेशन। ब्लड सेल की फॉर्मेशन किससे? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी करवाता है कौन? लीवर। अब हमने ये देखा कि जो लीवर है वो क्या सिक्रेट कर रहा है? वो बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है। अब ये जो बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है, इसकी कंपोजिशन क्या है? बाइल जूस में 98% वाटर होता है, और बाकी बाइल सॉल्ट होते हैं, कुछ पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन होता है, कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। ठीक है। जो बाइल जूस होता है उसका पीएच हमारी बॉडी के पीएच के अराउंड होता है 7.4 to 7.6। ठीक है। न्यूट्रल। ठीक है। वाटर, इसमें एक वाटर कंटेंट जानता होता है 98%, और डेली कितना कंटेंट, कितना बाइल जूस सिक्रेट होता है? 500 ml हमारा बाइल जूस डेली सिक्रेट होता है। अब हमने पढ़ा कि जो बाइल जूस है उसके अंदर क्या है? बाइल सोल्ट है। अब बाइल सोल्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सोल्ट, एक होते हैं ऑर्गेनिक सोल्ट। इनऑर्गेनिक सोल्ट में कौन कौन से आते हैं? सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट।
हमारे ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं फूड की एसिडिटी को। जो भी हम एसिडिक फूड खाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट, जिसमें क्या आते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या आते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, इनका फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट का। क्योंकि जब फैट इमल्सिफाइड हो जाएगा उसी के बाद लाइपेज एंजाइम इन पे एक्ट कर सकता है। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में तोड़ता है। पर उससे पहले फैट को इमल्सिफाइड करना पड़ता है, उसको फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो काम कौन करते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बॉइल्ड सॉल्ट किस में हेल्प करते हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन में और सोल्यूबल विटामिन जैसे हमारा ए डी ई के है, इनके डाइजेशन में। सम टाइम कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो डिपॉजिट होता जाता है हमारे गोल ब्लैडर में और वो गोल स्टोन की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलीलेथाइसिस। ये एक बीमारी है जिसमें गोल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि गोल ब्लैडर का साइज़ बहुत छोटा होता है और उसमें गोल स्टोन जो है इतना बड़ा हो जाता है, तो पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है डक्टलेस ग्लैंड और ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। डक्टलेस होने की वजह से इनका हार्मोन कहाँ पे जाता है, ब्लड के अंदर रिलीज होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं। मतलब इनमें एक ट्यूब और लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये अपनी सिक्रेशन को रिलीज करती हैं और मोस्टली ये एंजाइम सिक्रेट करती है। तो जो पेनक्रियास होती है वो मिक्स्ड है, इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है इसके अंदर और एंडोक्राइन भी होता है। पेनक्रियास कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हुई है, एंडोडर्म से। लीवर भी कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हुआ है, एंडोडर्म से। तो दोनों ही हमारे एंडोडर्म से डेवलप हुए हैं। अब पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो 99% पेनक्रियास का हिस्सा बनाता है और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो 1% पार्ट बनाता है किसका, पेनक्रियास का। पहले हम पढ़ते हैं अपने एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन रिलीज करता है। अब जो हमारी पेनक्रियास होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। ठीक है, और हमारी एपिलेप्सोन और पीपी सेल्स। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, एसिनी के बीच में पाए जाते हैं इन सेल्स के ग्रुप्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में हमारी बहुत तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एपिलेप्सोन एंड बीपी सेल्स होती हैं पेनक्रियास के अंदर, जो अलग अलग हार्मोन रिलीज करती हैं। जैसे अल्फा क्या करती है, ग्लूकागन सिक्रेट करती है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। बीटा इंसुलिन सिक्रेट करती है, ठीक है, जो ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। और हमारी डेल्टा क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करती है जो एक इनहिबिटर हार्मोन होता है। और एपिलेप्सोन ग्रेलिन सिक्रेट करती है जो हमें हंगर फील करवाता है कि हमें भूख लगी हुई है। तो ग्रेलिन जब सिक्रेट होता है तब हम हंग्री होते हैं। ठीक है, पीपी सेल्स क्या करती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती है। तो अल्फा ग्लूकागन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा हमारी सोमेटोस्टेटिन, एपिलेप्सोन हमारे ग्रेलिन एंड पीपी सेल्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हमारे एक्सोक्राइन पार्ट की। तो एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है वो एसिनी से मिलके बना होता है। एसिनी क्या होती है, ग्रुप होता है सिक्रेटरी सेल्स का जो क्या सिक्रेट करेंगी, हमारे एंजाइम सिक्रेट करेंगी। इसकी लाइनिंग कर रखी होती है पिरामिडल टाइप की सेल्स के थ्रू। मतलब सेल्स की शेप जो इसकी लाइनिंग बनाएंगी वो पिरामिड जैसी होती है। ये क्या सिक्रेट करती हैं, एसिनी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती हैं जो पेनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स में ओपन होता है। जो जूस कहाँ पे रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स में। और ये क्या बनाती हैं, ये डक्ट्स कंबाइन होके
डक्ट ऑफ विरसंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डक्ट ऑफ विरसंग बनाती हैं। जो मेन पेनक्रेटिक डक्ट होती है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है और वो हेपेटिक पेनक्रेटिक एम्पुला के अंदर ओपन होती है। और वो हेपेटिक पेनक्रेटिक एम्पुला जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है डोडनम, उसमें ओपन होती हैं, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें सेल्स होती है एसिनी, ठीक है, जो क्या सिक्रेट करती है? पेनक्रेटिक जूस। और वो जूस कहाँ पे रिलीज होता है? डक्ट्यूल्स में। वो डक्ट्यूल्स कंबाइन होकर डक्ट ऑफ विरसंग की फॉर्मेशन करती हैं। और इनमें जो मेन पेनक्रेटिक डक्ट होती है वो हमारी कॉमन बाइल डक्ट में ओपन होती है। और पेनक्रेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट दोनों ही मिल के ओपन होती है हेपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला के अंदर। और हेपेटो का मतलब होता है लीवर वाली, पेनक्रेटिक का मतलब होता है पेनक्रियाज वाली। दोनों ही डक्ट ओपन होती हैं कहाँ पे? डोडनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला और लार्ज और ब्रॉड पार्ट होता है। ठीक है, अब जो कॉमन बाइल डक्ट है जो बाइल जूस सिक्रेट करेगी पेनक्रेटिक डक्ट के अंदर, ठीक है, वो किसके थ्रू ओपन होती है? स्पिंचर। कौन सा स्पिंचर? बॉयडन जो स्पिंचर होता है उसके थ्रू कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रेटिक डक्ट में ओपन होती है। देखो, कॉमन बाइल डक्ट में क्या होता है? बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस। पेनक्रेटिक डक्ट में क्या होता है? पेनक्रेटिक जूस। अब कॉमन बाइल डक्ट अपने बाइल जूस को पेनक्रेटिक डक्ट में रिलीज करती है बाय ए स्पिंचर जो क्लोज हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, ओपनिंग किसके थ्रू? स्पिंचर ऑफ बॉयडन के थ्रू। ठीक है, अब दोनों मिलके कहाँ पे ओपन होती हैं? वाई हेपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला, किसमें? डोडनम में, जो कि पेनक्रियाज का स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ये हमारा हेपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला है वो ओपन होता है, पर वो किसके थ्रू ओपन होता है? स्पिंचर ऑफ ओडी के थ्रू। किसके थ्रू ओपन होता है? स्पिंचर ऑफ ओडी के थ्रू ओपन होता है। कुछ एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट हैं, जैसे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये कुछ एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट है, मेन डक्ट नहीं है ये क्या है? एसेसरी। ये भी ओपन होती है किसमें? डोडनम में, बट ये किसके एक सेपरेट ओपनिंग के थ्रू ओपन होती है, हेपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला के थ्रू ओपन नहीं होती। अब हमने पढ़ा कि भाई पेनक्रेटिक जूस होता है जो रिलीज होता है डोडनम के अंदर। अब ये पेनक्रेटिक जूस है क्या? क्या क्या इसकी कंपोजिशन है? पेनक्रेटिक सिक्रेशन जो है, जिसके अंदर पेनक्रेटिक जूस होता है, उसका रिलीज होना है, रिलीज या नहीं होना, उसको कौन स्टिमुलेट करता है? वो CCK और एसिटाइल कोलिन, CCK और एसिटाइल कोलिन के थ्रू क्या किया जाता है? स्टिमुलेट किया जाता है। वाइल जो बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन है वो सिक्रेटिन प्रोटीन के थ्रू क्या किया जाता है? स्टिमुलेट किया जाता है। मतलब बाइकार्बोनेट तब सिक्रेट होगा जब सिक्रेटिन एक्ट करेगा, और CCK और एसिटाइल कोलिन एक्ट करेगा तो पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट होगा। ठीक है, अब पेनक्रेटिक जूस जो है वो 1 से 1.5 लीटर एक दिन में सिक्रेट होता है। और उसके अंदर भी जैसे बाइल के अंदर 98% वाटर था, उसी तरह पेनक्रेटिक जूस के अंदर भी 98% क्या होता है? वाटर होता है। और इसके अंदर भी कुछ सोल्ट होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं, और सोल्ट एंजाइम्स की अमाउंट अबाउट 2% पार्ट फॉर्म करती है पेनक्रेटिक जूस का। इसका pH भी काइंड ऑफ न्यूट्रल से एल्कलाइन होता है, 7.5 to 8.3। तो काइंड ऑफ क्या है? ये एल्कलाइन है नेचर में। अब हम बात करें कुछ एंजाइम्स की, तो पेनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज, जिसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, वो हमारे पेनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है। क्या? पेनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज, जिसका नाम दूसरा क्या है? अमाइलोप्सिन। ठीक है, ये क्या करता है? माल्टोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो हमारा माल्टोज है, इट इज़ नॉट अ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज, उसको डिसोशिएट करता है स्टार्च के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? स्टार्च के अंदर डिसोशिएट करता है। तो यहाँ पे पेनक्रेटिक अल्फा अमाइलेज माल्टोज को तोड़ेगा, ट्रिप्सिनोजन जो है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एंट्रोपेप्टाइडेज एक्ट करेंगे। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी में कन्वर्ट करने के लिए भी ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। तो यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस में अल्फा अमाइलेज हमारा और एंट्रोपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, और हमारा क्या होता है? काइमोट्रिप्सिन्स और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस होते हैं। ये सारे एंजाइम्स होते हैं, बट ये पहले ही इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इनको एक्टिव करने के लिए ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए हमें एंट्रोपेप्टाइडेज की जरूरत पड़ती है। और फिर जब
ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारे बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजेंस को और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस को। जो हमारा काइमोट्रिप्सिनोजेंस है उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए भी ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होने के लिए। ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की। तो काइमोट्रिप्सिन और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है दोनों ही एंडोपेप्टाइज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वो क्या है, हमारे एंडोपेप्टाइडेज हैं। ठीक है, क्या है, पेप्टाइडेज जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करे। ये सारे एंजाइम्स यहाँ पे जो हमने बात की है वो प्रोटीन के डिग्रेडेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। अब प्रोटीन जो है वो प्रोटीन किससे मिलता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं और बहुत सारे में ग्लाइकोलाइसिन भी होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी जुड़े होते हैं। उन प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन दोनों ही एंडोपेप्टाइडेज होने की वजह से सेल के अंदर जाके ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए इनको एंडोपेप्टाइडेज बोलते हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ देंगे। अब जो ये लार्ज पेप्टाइड्स हैं इनके ऊपर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट करेगा और उनको छोटे पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है पैनक्रियाटिक जूसेस के थ्रू। ठीक है, अब कुछ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जैसे पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंड फोस्फोलाइपेज। कोलेस्ट्रॉल भी हमारा किसका, हमारे लिपिड का ही एक पार्ट होता है, और फोस्फोलाइपेज जिसमें फोस्फेट जुड़ा हो ऐसे लिपिड्स। ठीक है, इन सब का डाइजेशन करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, पैनक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंड फोस्फोलाइपेज। कुछ न्यूक्लियेजेस भी होते हैं, न्यूक्लियेजेस जो हमारे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में जैसे डीएनए आ गया, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज, आरएनए आ गया, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज। तो ये न्यूक्लियेजेस भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर।